दोस्तों, वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके पीछे क्या कारण थे, किन परिस्थितियों में यूरोपीय कंपनियां भारत आ रही हैं और भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने से क्या परिवर्तन या परिणाम उत्पन्न होते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का अगर हम कारण जानने की कोशिश करें या उसकी जांच करें तो पाते हैं कि कस्तूनिया का पतन एक महत्वपूर्ण घटना थी। दरअसल कस्तूनिया एक व्यापारिक मार्ग था जिससे यूरोप के व्यापारी एशिया से व्यापार किया करते थे। इसी बीच रोमन और तुर्कों के मध्य युद्ध होता है जिसमें तुर्कों की विजय और रोमन की पराजय होती है, जिस कारण तुर्कों ने यह मार्ग यूरोप के व्यापारियों के लिए बंद कर दिया और जिस कारण वैकल्पिक मार्गों की खोज में यूरोप के व्यापारी भारत पहुंच जाते हैं। यही थी कहानी कस्तूनिया की। अगर दूसरे कारण की ओर हम बढ़ें तो पुनर्जागरण एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में सामने आता है। पुनर्जागरण की वजह से यहाँ भौगोलिक खोजें, वैज्ञानिक खोजें और नई तकनीकी का विकास हो रहा है। नए नए तरीके के यंत्र बन रहे हैं, जैसे एस्ट्रोलैब, कंपास, नौकाएं, बंदूकें, तोपें आदि। और इन्हीं के कारण जो यूरोप के व्यापारी हैं ये अब ज़्यादा दूरी तय करने में सक्षम हैं, जिस कारण अब ये भारत भी आ सकते हैं। तो ये रहा दूसरा रीजन। तीसरे रीजन की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है शासकों का योगदान। यूरोप के कई शासक, जिनमें स्पेन और पुर्तगाल के शासक भी शामिल हैं, ये अपने व्यापारियों को प्रेरित करते हैं कि वो दूर जाकर व्यापार करें और मुनाफा कमाएं। तो ये भी एक रीजन माना जा सकता है। वहीं चौथे रीजन पे हम बढ़ेंगे तो इसमें दिखता है आर्थिक संपन्नता। किसकी? भारत की। तो भारत की आर्थिक संपन्नता भी यूरोप के व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके बारे में जानकारी हमको तेवर्नियर, वर्नियर और मनुची की किताब से मिलता है। वहीं वास्को डी गामा कहता है कि उसको 60% का लाभ हुआ भारत की वस्तु यूरोप में बेचने पर। तो इससे हमको भारत की आर्थिक संपन्नता के बारे में कुछ अंदाजा मिल जाता है। पांचवें कारण की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो पाते हैं हम एक सिद्धांत जो है वाणिज्यवाद और वाणिज्यवाद का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि स्टेट की आर्थिक समृद्धि के लिए बुलियन आवश्यक है। यहाँ बुलियन का अर्थ है सोना है। ये मैप कस्तूनिया का आप देख सकते हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में भारत की भी लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। यह भारत की लोकेशन है। अब चलते हैं परिणामों के बारे में, यानी कि जब भारत में यूरोपीय कंपनियां आ रही हैं तो इसके क्या परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। तो परिणामों को हम जानेंगे तो जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परिणाम 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं। वो 3 कैटेगरी कौन सी हैं तो हम देखते हैं। आर्थिक परिणाम हम लोग अलग देखेंगे, दूसरा राजनीतिक परिणाम हम लोग अलग देखेंगे, और
सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन सबसे आखिर में हम लोग देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं आर्थिक परिणामों से। जब हम आर्थिक परिणामों की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रारंभ में इन कंपनियों के आने से भारत को आर्थिक लाभ होता है, यानी सोना और चांदी की प्राप्ति होती है। लेकिन बाद में यही कंपनियां भारत के आर्थिक शोषण का एक कारण भी बन जाती हैं। बाद में आर्थिक शोषण का कारण भी बन जाती हैं। चलिए दूसरे परिणाम पे चलते हैं। हिंद महासागरीय व्यापार का अटलांटिक और प्रशांत से जुड़ाव दिखता है। कैसे? तो यहाँ भारत के व्यापारियों का व्यापार अब यूरोप के व्यापारियों से हो रहा है। इसी को यहाँ हिंद महासागरीय व्यापार का अटलांटिक और प्रशांत से जुड़ाव बताया गया है। वहीं तीसरे कारण में हमें दिखता है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा यूरोपीय कंपनियों के आने के बाद ही मिलता है, यानी उसके विकास को बढ़ावा यूरोपीय कंपनियों के आने के बाद मिलता है। वहीं चौथे कारण में व्यापार का राजनीतिकरण देखने को मिलता है। व्यापार का राजनीतिकरण इसका बेस्ट एग्जाम्पल ब्लू वाटर पॉलिसी। जो कि पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। ब्लू वाटर पॉलिसी में ये है कि पुर्तगालियों के अपने समुद्री क्षेत्र में किसी व्यापारी को अगर व्यापार करना है तो उसको कर देना पड़ता था। यही है ब्लू वाटर पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं राजनीतिक परिणामों में। तो यहाँ हमको दिखता है उपनिवेशवाद की स्थापना को बल मिला यूरोपीय कंपनियों के आने से। तो इसका आशय क्या है, तो हम लोग ये समझ लेते हैं। दरअसल यूरोप में कुछ देश ऐसे थे जो अपना उपनिवेश स्थापित करने में सक्षम थे। इसी कारण वहाँ के जो अन्य देश थे वो भी अब अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहते थे। इसी को अब उपनिवेशवाद की स्थापना को बल मिलना कहते हैं। आधुनिक राजनीतिक प्रशासनिक परिवर्तन भी यूरोपीय कंपनियों के आने के बाद दिखता है। यूरोपीय कंपनियां जब भारत आईं उसके पूर्व में अगर हम देखें तो हमें मिलता है कि मध्ययुगीन जो तौर तरीका है प्रशासन का वही चल रहा है। जब यूरोपीय कंपनियां भारत आती हैं उसके बाद यहाँ राजनीतिक प्रशासनिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण आता है। तीसरा हम लोग को परिणाम दिखता है सैन्य परिवर्तन। नई तरीके की तोपें, नई तरीके की बंदूकें अब आ चुकी हैं सेना में। किसके बाद? यूरोपीय कंपनियों के आने के बाद से। और नए तरीके के अभ्यास अब सैनिकों को कराए जा रहे हैं जो आधुनिक प्रकार के। और नौसेना की शक्ति जो है वो बढ़ी और इनका वर्चस्व भी स्थापित हुआ। अब जिसके पास ज़्यादा नौसैनिक शक्ति थी वह अब ज़्यादा प्रभुत्वशाली था। अब सामाजिक कारण भी या सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि कंपनियाँ भारत आ रही हैं तो अपने साथ अपना पहनावा, रीति रिवाज और भाषा भी ला रही हैं और इनका प्रभाव भारत पे भी देखने को मिलता है। दूसरा, कंपनियां अपने साथ नई फसलों, नए फलों को भी साथ ला रहे हैं, जैसे टमाटर, आलू और मक्का। ये भारत के लिए अब नई फसल थी।
तीसरा, पाश्चात्य शिक्षा और जो ज्ञान था यूरोप का, अब वो भारत में भी आ चुका है। कब आ चुका है? यूरोपीय कंपनियों के आने के बाद। चलिए दोस्तों, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम जान लेते हैं। तो यूरोपीय कंपनियों के आने के क्रम में अगर हम देखें तो पुर्तगाली जो हैं 1498 में भारत आते हैं, यानी सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। उसके उपरांत डच आए 1605 में। देन अंग्रेज आते हैं 1608 में, देन उसके बाद 1620 और फ्रांसीसी लास्ट में 1667 में भारत आए। अब ये कंपनियां भारत पहुंच चुकी हैं, इनके कुछ तथ्य हैं जो हमें जानने चाहिए। पुर्तगालियों के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो इनकी कंपनी का नाम है एस्तादो दा इंडिया, एक सरकारी कंपनी है। इनकी प्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापित हुई। महत्वपूर्ण केंद्रों की बात की जाए तो कालीकट, कोचीन, गोवा, दमन, दीव, बसीन, सालसेट, मसूलीपट्टनम, पुलिकट, चटगांव, नेगीपट्टनम, सूरत, आगरा हैं। व्यापार की बात कर ली जाए तो हम देखेंगे कि यहाँ मसाला, सूती वस्त्र, हाथी दांत की वस्तुएं, सोरा, अफीम, चीनी, नील आदि का भारत से निर्यात हो रहा है। वहीं सोना, चांदी, पारा, शराब, कांच की वस्तुएं, इन सब का भारत में आयात हो रहा है। इनके कुछ विशिष्ट पक्ष भी है जो हमें जानने चाहिए। यानी नई फसल जैसे आलू, टमाटर, मक्का और कुछ फल भी यानी अनानास, ये भारत लाए। ये नए प्रकार के फल हैं या सब्जियां हैं जो भारत लाई गई। पुर्तगालियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस भी गोवा में सर्वप्रथम लगाया गया। यांत्रिक घड़ी और एस्ट्रोलैब भी पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। अब आते हैं देश डच पे, जो 1605 में भारत पहुंचे। कंपनी का नाम था वरिंदे थ्रोस्ट इंडिसे। यह एक अर्ध सरकारी कंपनी थी। भारत में प्रथम फैक्ट्री की बात की जाए तो इनकी प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। महत्वपूर्ण केंद्रों में पुलिकट, नेगीपट्टनम, बालासोर, चिंसुरा, आगरा, कोचीन, कासिम बाजार थे। व्यापार में यह भी पुर्तगालियों के लगभग समान थे, एक दो वस्तुओं को छोड़ के। निर्यात यहाँ मसाला, सूती वस्त्र, हाथी दांत की वस्तुएं, सोरा, अफीम, मोती, नील आदि थे। इनका निर्यात भारत से होता था। वहीं सोना, चांदी, पारा, ऊन भारत में आयात होता था। विशिष्ट पक्ष की बात की जाए तो इनका स्थानीय व्यापारियों से बेहतर संबंध था। बटाविया, जो कि इंडोनेशिया में है, इनका एक मुख्य केंद्र था। अब तीसरे नंबर पे आ रहे हैं अंग्रेज। 1608 में भारत पहुंचते हैं। इनकी कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक निजी कंपनी है। भारत में प्रथम फैक्ट्री इनकी मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। महत्वपूर्ण केंद्रों की बात की जाए तो सूरत, अहमदाबाद, कैम्बे, हुगली। हुगली जो है बंगाल में इनकी प्रथम फैक्ट्री थी। कलकत्ता, मद्रास आदि हैं। व्यापार में मसाला, सूती वस्त्र, हाथी दांत की वस्तुएं, सोरा, अफीम, मोती, नील आदि का ये निर्यात भारत से करते थे। वहीं सोना, चांदी, पारा, तेल, यहाँ तेल सुगंधित बाल वाला है, का आयात ये भारत में करते थे।
विशिष्ट पक्षों की बात की जाए तो प्रारंभ में ये व्यापारी हैं, लेकिन 1757 के बाद से राजनीतिक नियंत्रण करते हैं। इसके उपरांत ये भारत में राज स्थापना करने में सफल होते हैं। अब आता है देश डेन। 1620 में ये भारत पहुंचे। कंपनी का नाम था डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। यह भी एक निजी कंपनी थी। पहली फैक्ट्री त्रैम्बकोर तमिलनाडु में स्थापित की गई। महत्वपूर्ण केंद्रों में मसूलीपट्टनम, कासिम बाजार, श्रीरामपुर हैं। व्यापार की बात की जाए तो मसाला, सूती वस्त्र, हाथी दांत की वस्तुएं, सोरा, अफीम, मोती, नील आदि ये भारत से निर्यात करते थे। वहीं आयात की बात की जाए तो सोना, चांदी, पारा, तेल जो सुगंधित बाल वाला है वो भारत में आयात करते थे। ये पूरा का पूरा अंग्रेजों के समान ही है। विशिष्ट पक्ष की बात की जाए तो भारत में पाश्चात्य शिक्षा को प्रारंभ में अधिक बढ़ावा दिया गया। किसके द्वारा? डेन के द्वारा। श्रीरामपुर में ईसाई मिशनरी की स्थापना की गई इनके द्वारा। आगे चलते हैं तो आते हैं 1667 में फ्रांसीसी। इनकी कंपनी का नाम है कंपनी द इंडे ओरिएंटाले। इनकी प्रथम फैक्ट्री सूरत में थी। और ये बता दें कि इनकी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। महत्वपूर्ण केंद्रों की बात की जाए तो मसूलीपट्टनम, पौंडीचेरी, चंद्रनगर हैं। वहीं व्यापार में मसाला, सूती वस्त्र, हाथी दांत की वस्तुएं, सोरा, अफीम, मोती, नील आदि का ये भारत से निर्यात करते थे। वहीं सोना, चांदी, पारा, तेल ये भारत में आयात करते थे। विशिष्ट पक्षों की बात की जाए तो भारत में साम्राज्य स्थापना का जो प्रथम प्रयास था, यानी प्रथम प्रयास फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले द्वारा किया गया, हालांकि ये असफल रहा। आगे चलते हैं, यूरोपीय कंपनियों के कुछ और पहलू देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम पुर्तगालियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखेंगे कि पुर्तगाली जो थे उसमें वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत पहुंचता है 1498 में। उसके बाद पेट्रो अल्ब्रेज कैब्राल वास्को डी गामा पुनः आता है 1502 में। उसके उपरांत पुर्तगाल की कंपनी और गवर्नरों का आना प्रारंभ हो जाता है। तो पहला जो पुर्तगाली गवर्नर था वो था अल्मीड़ा। इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी जारी की। उसके बाद एक मुख्य गवर्नर आता है, या इम्पोर्टेंट गवर्नर कह लें, अल्बुकर्क। इसने क्या किया? गोवा पर नियंत्रण किया, बीजापुर के आदिल शाह से युद्ध करके ब्लू वाटर पॉलिसी को आगे बढ़ाया और पुर्तगाली पुरुषों को भारत में बसने, भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए दबाव बनाया, सती प्रथा पर रोक लगाई। तीसरे गवर्नर हमको देखने को मिलते हैं नीनो डी कुन्हा। यानी इनके कार्यों की बात की जाए तो इन्होंने अपनी राजधानी कोचिन से गोवा स्थानांतरित की। इनका संघर्ष बहादुर शाह से हुआ। जेवा डी कैस्ट्रो की बात की जाए तो बीजापुर के संयुक्त सेना को इन्होंने पराजित किया। अल्फाजो डिसूजा के समय फ्रांसिस जेवियर का आगमन हुआ था। पुर्तगालियों के उद्देश्य और हिंद महासागर के प्रति इनकी नीतियों के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया जाए। उद्देश्यों की बात की जाए तो यहाँ इनका उद्देश्य है मुनाफा कमाना और जो वेनिस के व्यापारी हैं उनको बाहर करना। वहीं दूसरे उद्देश्यों में धर्म प्रचार करना भी दिखता है।
हिंद महासागर के प्रति अगर नीतियों की बात की जाए तो इन्होंने महत्वपूर्ण ठिकानों जैसे जल संधि, व्यापारिक मार्ग, रणनीतिक केंद्र आदि पर कब्जा किया और ब्लू वाटर पॉलिसी लगाई। ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हम फिर बता दें कि ब्लू वाटर पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें इनके अधिकृत क्षेत्रों में अगर कोई व्यापारी व्यापार करता था तो उसको कर देना होता था। हिंद महासागर के प्रति नीतियों की बात की जाए तो दूसरी व्यवस्था हमको जो देखने को मिलती है वो है कॉर्टेज व्यवस्था। कॉर्टेज व्यवस्था में क्या होता है कि अरब सागर में अगर आपको व्यापार करना है तो आपको परमिशन गोवा हेडक्वार्टर से लेनी होगी। यही थी कॉर्टेज व्यवस्था। यहाँ तक कि बादशाह अकबर को भी परमिशन लेनी पड़ी अरब सागर में व्यापार करने के लिए। के द्वारा इंडियन ओशन रीजन में 100 बेड़े की तैनाती की गई थी और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए ये काफिले द्वारा उनको सुरक्षा प्रदान करते थे। तो ये थी हिंद महासागर के प्रति पुर्तगालियों की नीति। समय काल में अन्य कंपनियों के आने से पुर्तगाली पिछड़ते हुए दिखे। तो पुर्तगालियों के पिछड़ने का कारण क्या है, तो ये हम थोड़ा जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ देखने को मिलेगा जनबल की कमी। पुर्तगाल एक छोटा देश है, यहाँ की पॉपुलेशन कम है, जिसकी वजह से जनबल की कमी स्वाभाविक है कि यहाँ होगी ही। तो ये भी एक कारण बनता है जनबल की कमी। पुर्तगाली व्यापारी से ज़्यादा लुटेरे की तरह व्यवहार करते थे। इनके द्वारा लाई गई पॉलिसी जैसे कि ब्लू वाटर पॉलिसी, कॉटेज व्यवस्था, इसका उदाहरण इनका उपनिवेश ब्राज़ील में भी था, जिसके कारण दोनों जगह पर प्रशासन करना मुश्किल हो गया था। सही है, ब्राज़ील एक विस्तृत क्षेत्र है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और भारत जैसे क्षेत्र का भी एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चौथे कारण की ओर बढ़ते हैं। तो जबरन धर्म परिवर्तन कराने के कारण इनकी छवि स्थानीय लोगों में अच्छी नहीं थी, तो ये भी कारण बनता है इनके पिछड़ने का। दूसरी कंपनी है डच। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डच जो कंपनी थी वह एक अर्ध सरकारी कंपनी थी, जिसका संचालन 17 सदस्य की टीम करती थी, जिनको 17 जेंटलमैन कहा जाता था। इनका मुख्यालय एम्स्टर्डम और बटाविया में था। कुछ नोट योग बातें भी हैं, यानी इनकी नौसैनिक शक्ति पुर्तगालियों से मजबूत थी। प्रारंभ में इन्होंने बढ़त भी बनाई, स्थानीय लोगों से अच्छा व्यवहार किया। डचों के पिछड़ने के कारण अगर हम जाने तो उसमें देखने को मिलता है 1759 में वेडारा के युद्ध में अंग्रेजों ने इनको पराजित कर दिया था। वहीं इंडोनेशिया में ज़्यादा ध्यान देने की वजह से भारत में ये कमज़ोर पड़ गए थे। यूरोपीय कंपनियों के अन्य पहलू में अगली कंपनी है अंग्रेज, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका गठन 1600 ईस्वी में हुआ था एलिजाबेथ टेलर के समय। इस समय भारत में जो समवर्ती राजा था वो था अकबर। यह एक प्राइवेट कंपनी थी। प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर्स द्वारा निर्मित होती है। एलिजाबेथ टेलर भी इसकी एक शेयर होल्डर थी। इसके ढांचे के बारे में बात करें तो मालिक होते थे वही शेयर होल्डर्स, अधिकारी होते थे 24 की संख्या में।
जिसमें एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और 22 मेंबर जो कि वेतनिक होते थे। इनके नीचे होते थे कर्मचारी। गवर्नर की बात की जाए तो पहला गवर्नर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था वो था थॉमस स्मिथ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल, इनके बीच क्या इंटरेक्शन था प्रारंभिक समय में, तो वो देख लिया जाए। तो देखेंगे जहांगीर के काल में क्या हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों के बीच। तो जहांगीर के काल में इन्होंने सूरत, अहमदाबाद, कैम्बे में फैक्ट्री स्थापित की। शाहजहां के काल में भी बालासोर, हुगली, बंगाल की प्रथम, हरिहरपुर, पटना, कासिम बाजार में फैक्ट्री स्थापित हुई। औरंगजेब के काल की अगर बात की जाए तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रारंभ में कंपनी पर नियंत्रण करता है, बाद में काफ़ी लाभ भी कंपनी को दिलाता है। ये चीज़ है। सोलह सौ अंठानवे में बंगाल के गवर्नर अजीमुस शाह ने कंपनी को 3 गांवों की जमींदारी दे दी। वो गांव थे सूतानाटी, गोविंदपुर और कोलिकाता। 1700 में हुआ, 2 साल बाद ही कंपनी ने इन गांवों की किलाबंदी कर दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों के बीच कई वाक्य थे, उनमें से एक वाक्य था फर्रुखशेयर वाक्य। फर्रुखशेयर को एक बीमारी थी जिसका इलाज यहाँ के स्थानीय वैद्य और हकीम नहीं कर पा रहे थे। इसका फ़ायदा उठाकर कंपनी अपने साथ डॉक्टर हैमिल्टन को लेकर आती है, जिन्होंने फर्रुखशेयर का इलाज किया और वे ठीक हो गए। फलस्वरूप कंपनी को अनेक सुविधाओं से नवाजा गया। ये सुविधाएं थीं 3000 रुपये वार्षिक के बदले चुंगी मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई। दूसरी सुविधा दत्तक यानी कि फ्री ट्रेड का अधिकार इनको मिल गया और बम्बई में टकसाल के बने सिक्के को मुगल भारत में चलाने की अनुमति भी दे दी गई। दक्षिण भारत और कंपनी के मध्य क्या संबंध था इसके बारे में थोड़ा जान लिया जाए। तो यहाँ गोलकुंडा चलते हैं। कुली कुतुब शाह की अनुमति से 1611 में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित होती है। जो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम में ही स्थापित होती है 1611 में कुली कुतुब शाह की अनुमति से। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 500 पैगोड़ा के बदले अंग्रेजों को मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। यहीं वंडीवास नायक जो सामंत हैं उन्होंने 1639 में मदुरापुरम ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया, जिसकी किलाबंदी करके सेंट फोर्ट जॉर्ज की स्थापना की गई। बाद में यही मद्रास बनता है। यूरोपीय कंपनियों के अन्य पहलू में अगली कंपनी है डेन और इनकी कंपनी डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके बारे में 2 जानने योग्य बातें हैं। पहली फैक्ट्री इनकी त्रैम्बकोर में स्थापित हुई और दूसरी जो श्रीरामपुर में इनकी मिशनरी शिक्षा को विशेष बढ़ावा देना है वो इम्पोर्टेंट बात है। बाकी इनके बारे में कुछ जानने योग्य है नहीं। यूरोपीय कंपनियों के अन्य पहलुओं में अगली कंपनी है फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है यानी सरकारी कंपनी थी। इसका संचालन सर्वोच्च अधिकारी और कर्मचारी मिलकर करते थे। 1664 ईस्वी में इसका गठन हुआ। लुई 14वें के समय में वित्त मंत्री कोलबर्ट द्वारा। सर्वोच्च अधिकारी की अगर बात की जाए तो पहले इनको कमिश्नर कहा जाता था। पहला कमिश्नर फ्रांसिस कैरोन था, बाद में इनको गवर्नर कहा गया। पहला गवर्नर मार्टिन प्रथम था। लोकप्रिय गवर्नरों की बात की जाए तो लीनो, ड्यूमा और डुप्ले शामिल हैं।
फ्रांसीसी कंपनी की फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ स्थापित हुई, तो इसकी एक झलक हम देखते हैं। पहली फैक्ट्री सूरत में 1667 में स्थापित हुई। उस समय औरंगजेब का काल था। 1673 में पुदुचेरी में फैक्ट्री स्थापित की गई फ्रांसीसी कंपनी द्वारा। बाद में यही पौंडीचेरी बना। यहाँ 3 द्वीप हैं, यमन, माहे और कारिकल। तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।